हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर संदेश राज स्टडी। फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे हमारे क्लास 12 में हैं और जिनको 24 फरवरी के दिन हिंदी का पेपर देना है, उनके लिए यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपका जो है 5 नंबर यहाँ पे क्लियर करवाने वाले हैं। आज की इस वीडियो में पंचलाइट और बहादुर कहानी का सारांश बहुत ही आसान शब्दों में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका जो है आपको बहुत ही सिंपल तरीके से नोट्स भी मिल जाएगा। ये कहानी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सोच लिए ये कहानी आपके हर एग्ज़ाम में, चाहे आप किसी भी ज़िले से पेपर दे रहे हो, हर ज़िले में ये कहानी पूछ ली जाती हैं। आपका पंचलाइट हो गया, बहादुर हो गया। वैसे तो आपके सिलेबस में 4 कहानियां हैं, ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, बहादुर और लाठी। ये आपको यहाँ पे दिख भी रही होंगी इसमें। लेकिन आपका जो इम्पोर्टेंट कहानी है उसी को मैं आपको जो है पूरा यहाँ पे टॉपिक वाइज जो है निपटाने वाला हूँ। पहला है आपका पंचलाइट और बहादुर। ये दो कहानी बहुत ही आसान शब्दों में आज हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। पहला आपका आता है बहादुर कहानी। बहादुर कहानी भी आपके एग्जाम में जो है 5 नंबर का पूछा जाता है और आपका अथवा में जो है पंचलाइट दिया रहेगा। और ये दो कहानी ही आपको तैयार करना है, जो कि आपको 24 फरवरी को दोपहर 2 बजे मिल जाएगा देखने को। बहादुर कहानी में क्या है? बहादुर कहानी के सबसे पहले आपको लेखक भी याद कर लेना है और इसके जो प्रमुख पात्र बनते हैं, जैसे कि इसके लेखक हैं अमरकांत जी, और अमरकांत की पत्नी इसमें निराला निर्मला, और इसका बड़ा बेटा किशोर, और एक बहादुर है नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का। उस पे 11 रुपए की चोरी पर जो है ये पूरी कहानी डिपेंड है। बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग पढ़ेंगे बहादुर कहानी का सारांश। सबसे पहले जो है आपको जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना भी है। वहाँ पे लिखा हुआ है, अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। यहाँ पे लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में जो है रचना की है। यहाँ पे बताया गया है अमरकांत जी, जो कि बहादुर कहानी के रचयिता हैं, राइटर कह सकते हैं। बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। और इस कहानी में जो है लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में जो है, मान लीजिए यहाँ पे कि अमरकांत जी ने अपने घर के ही जो है यहाँ पे भावात्मक विचार को प्रस्तुत किया है। यहाँ पे लिख सकते हैं, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर चाकर जो द्वारा जुटाई सुविधा व शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। यानी कि क्या होता है कि लेखक की पत्नी जो निर्मला है यहाँ पे, वो अपने से संपन्न यानी कि अपने रिश्तेदारों के घर में देखती है कि नौकर चाकर हैं और उनके द्वारा शान सुविधा को दिखाया जा रहा है। तो लेखक की पत्नी निर्मला भी एक स्वयं जो है अपने घर में भी एक नौकर रखना चाहती है। उसके बाद में क्या होता है, बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का एक लड़का है। बहादुर जो है नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर जो है शहर चला आता है। बहादुर जो है अपनी माँ, उसकी माँ जो है उसके साथ यानी कि घर में जो समझाती हैं या कोई गलत काम करता है तो उसे मार पीट करती हैं, तो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर जो है बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, यानी अब जहाँ भी जाएंगे या 2-4 दिन जो है आपके साथ अच्छा व्यवहार होगा। उसके बाद में क्या होता है आपके साथ, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारा कार्य करता, उसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता और पीटा जाता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बहादुर को जो है 11 रुपए की चोरी लगाई गई थी। कितने रुपए की? 11 रुपए की चोरी लगाई गई थी। और उसे यानी कि ये भी धमकी दी गई थी कि उसे पुलिस वालों के पास पकड़वा दिया जाएगा। तो अतः जो है अंत में क्या होता है आगे देखेंगे। अतः बहादुर जो है घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके थे। बहादुर की उपयोगिता न देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं।
भैया जब बहादुर घर में घर का सारा कार्य किया करता था, अब जब है नहीं घर में तो जो है घर के सभी सदस्य जो हैं अपना घरेलू जो कार्य होता है उसको करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वह सभी पश्चाताप करते हैं तथा जो है अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में जो है सहनशीलता और स्वाभिमान की जो भावना थी वो कूट कूट कर भरी हुई थी। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय लगती है। बहादुर में जो है सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। यह कहानी अगर दो शब्दों में पूछा जाए तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि बहादुर एक नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का था और अमरकांत की पत्नी जो निर्मला थी वो एक नौकर रखना चाहती थी, और जो बहादुर था उस वो जो है घर में अपना गलत कार्य किया करता था और उसके जो माता पिता थे वो उसको डांट दिया करते थे, और इसीलिए जो बहादुर था वो अपना घर छोड़कर शहर भाग जाता है और निर्मला के यहाँ नौकर रख लिया जाता है। और निर्मला के परिवार वाले उस पर जो है जैसे 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, इतने दिन तो उस पर अच्छे से जो है बर्ताव करते हैं, अच्छी तरीके से उसके साथ पेश आते हैं। उसके बाद में जैसे ही 2-3 महीने बीतते हैं उसके साथ कठोरता बरतने लगते हैं, चोरी का इंजाम लगाते हैं और उसे मारपीट करते हैं। अतः इस सब को भुगतने के बाद जो है बहादुर उस घर छोड़कर चला जाता है। और फिर क्या होता है, वहाँ उस घर के जो सभी सदस्य थे वो बहादुर की उपयोगिता न देखकर अपना पूरा जो कार्य होता है घर का वो करने से घबराते हैं, और उसके बाद में बहादुर की न उपयोगिता न देखकर जो अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं और बाद में अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। परंतु अब पछताए क्या होत, ये कहावत सही ही कही गई है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि अब पछताए क्या होत, क्योंकि बहादुर तो घर छोड़कर चला ही गया था, क्योंकि अब तो आ नहीं सकता, क्योंकि आपने उसके साथ ऐसा व्यवहार ही किया है। तो लिखा हुआ यहाँ पे उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय लगती है। दोस्तों, अगर इस कहानी को जो है मैंने इस तरीके से आपको बताया है कि एग्ज़ाम में पूछ ही दे तो आप जो है बहुत ही सिंपल तरीके से आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैंने 80 वर्ड से ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे 90 से 100 वर्ड हो सकते हैं, बस आपको इतना ही लिखना है, और इसमें एग्जामिनर जो है बस आपका जो है यहाँ पे 2 पॉइंट जो होते हैं उनको हाईलाइट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे आपका हो गया अमरकांत, ये आप अमरकांत देख सकते हैं, और ये बहादुर, इनको आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं ताकि एग्जामिनर का जो है कंसंट्रेशन जो होता है वो आपका डायरेक्ट बिंदु यहीं पे पड़े। उसके बाद में जो है यहाँ पे आप निर्मला भी लिख सकते हैं, और ये आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का। उसके बाद में जो है आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर, और ऐसे जो मेन पॉइंट होते हैं उनको आपको हाईलाइट कर देना है ताकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उसकी डायरेक्ट नज़र आपकी वही वर्ड पे पड़े और आपको पूरा का पूरा नंबर दे सके। और यहाँ पे आपका लिख सकते हैं कि झूठी चोरी का इल्ज़ाम, यहाँ पे 11 रुपए की चोरी लगा सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि एग्जामिनर जो है आपको फुल मार्क्स देने पाए। उसके बाद में जो है बहादुर कहानी आपका कंप्लीट हुआ, और बहादुर कहानी का उद्देश्य भी यहाँ पे देख सकते हैं। सारांश मैंने आपको पहले बता दिया, अब यहाँ पे आप उद्देश्य भी देख सकते हैं। लिखा हुआ है, इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। शोषितों के प्रति भावनाता और प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को जो है भर देता है। बहादुर भी मानवीय स्नेह और संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने पर और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके द्वारा घर छोड़ जाने के कारण परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप का अनुभव होता है। वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकती हैं। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदय को का जो है परिवर्तन है और उसके प्रति सहानुभूति व्यवहार कर बनाए रखने का संदेश देना है। बिल्कुल, अगर आपको कहानी में बहादुर कहानी का उद्देश्य पूछे, यहाँ पे सारांश पूछे, मैंने दोनों ही आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और स्पष्ट शब्दों में बताए हैं। आपके एग्जाम में जो है अगर बहादुर कहानी का सारांश या उद्देश्य पूछा जाता है तो आपको छोड़कर नहीं आना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको पूरा करके आना है, और 5 नंबर यहाँ से आपका पूरा
क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आपका आता है, और यहाँ पे आप उसके चरित्र चित्रण के बारे में भी, ये कुछ वर्ड हैं इनको भी लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कुछ वर्ड हैं 8, इनको भी अगर लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, अन्यथा अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी आपको जो है पूरा 5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में आपका आता है पंचलाइट कहानी। पंचलाइट कहानी जो है, इसके लेखक कौन है, राइटर कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। आप किसी भी कहानी को याद करते हैं, जैसे कि आपकी जो सिलेबस में 4 कहानियां हैं, जैनेन्द्र कुमार की कौन सी है? जैनेन्द्र कुमार की ध्रुव यात्रा है, शिवानी लाठी है, और बहादुर कहानी के अमरकांत जी लेखक हैं, और पंचलाइट कहानी के फणीश्वर नाथ रेणु जी लेखक हैं। तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से जो है कहानी के राइटर जो हैं उनको आपको याद कर लेना है। इस कहानी में जो है जो प्रमुख पात्र बनते हैं उनको भी आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि इस कहानी का जो प्रमुख पात्र बनता है वो है गोधन। गोधन, उसके बाद में है मुनरी। ये गोधन जो है मुनरी मुनरी से जो है प्रेम करता है। उसके बाद में मुनरी की माँ जो है गुलरी काकी। उसके बाद में सरदार जी हैं, कनैली है, कनैली इस मुनरी की फ्रेंड है, जिसे सहेली भी बोल सकते हैं। और रामनवमी के मेले में जो है पेंट्रोमैक्स खरीदा जाता है, उसी पर ये जो पूरी कहानी है डिपेंड करती है। चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से कहानी का सारांश पढ़ेंगे हम। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इन 2 दिन ही आपके बचे हैं, 2 दिन बाद आपका लगा हुआ है 24 फरवरी के दिन हिंदी का पेपर। आपको 2 दिन के अंदर जो है पूरी हिंदी की तैयारी करवाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए तो आप तक जो है सबसे पहले पहुंच सके, इसीलिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए हम पढ़ेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश। पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के एक बिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर ही चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यह कहानी जो पंचलाइट है, ये फणीश्वर नाथ जी की एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में क्या है, एक बिहार के बिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का है जो गांव की मुनरी नामक लड़की से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने गांव के पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ गुजरता है। इस कारण गांव के पंचों ने उसे बिरादरी से, या यहाँ पे आप जाति भी लिख सकते हैं, जाति से निकाल रखा है एक दिन। पहले यहाँ तक अर्थ समझ लेते हैं। लिखा हुआ है, इस गांव में एक गोधन नाम का लड़का रहता था। ये जो आपका बिहार के एक बिछड़े गांव का परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। बिहार के एक गांव में गोधन नाम का एक लड़का रहता था जो उसी गांव की एक मुनरी नामक युवती से प्रेम करता था। मैंने आपको पहले ही बताया, पात्र के माध्यम से एक गोधन पात्र था, एक मुनरी। जो गोधन जो है मुनरी नामक युवती से प्रेम करता था। बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। मुनरी की माँ ने गांव के पंचों से शिकायत की थी। जो गुलरी काकी थी, मुनरी की माँ, उन्होंने गांव के पंच लोग जो थे, वो सरदार लोग थे, उनसे शिकायत की थी कि वह जो गोधन है वो मुनरी के घर के सामने जो है सिनेमा का गाना गाता हुआ गुजरता है। इस कारण गांव के पंचों ने उसे बिरादरी से या जाति से निकाल रखा था। बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे, बहुत ही हार्ड नहीं है। इसको अगर आप 1 से 2 बार अगर पढ़ देंगे तो आपको याद हो जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। एक दिन रामनवमी के मेले से गांव वाले एक पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। जो पैसे बचे उससे पूजा पाठ की सामग्री लाई जाती है। सभी लोग पंचलाइट को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, लेकिन समस्या उठती है कि पंचलाइट आखिर जलाएगा कौन, क्योंकि सीधे साधे लोग पंचलाइट को जलाना नहीं जानते थे। उसी गांव में एक जो है रामनवमी का मेला लगता है, और मेले में गांव के लोग जो हैं वो एक पंच लाइट, जिसे हम लोग गांव की भाषा में लाइनटेन बोलते हैं, उसको खरीद कर लाते हैं। जो पैसे बचे हुए उससे जो है पूजा पाठ का जो सामान होता है, सामग्री होती है, उसको लाते हैं। उसके बाद में सभी लोग जो है पंच लाइट को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। जैसे हमारे गाँव में क्या होता है, अगर कोई नई चीज़ पुराने समय में आ जाती थी तो गाँव के आसपास के लोग जो थे वो सभी लोग आकर वहाँ पर जो है बैठ जाया करते थे और उसको देखने के लिए बड़ा ही
ही उत्साहित हो जाते थे, उत्सुक हो जाते थे। लेकिन समस्या वहाँ पर उठती है कि पंच लाइट जलाएगा कौन, क्योंकि भैया गांव के जो सीधे साधे लोग थे वो पंच लाइट को जलाना जानते नहीं थे। उसके बाद में क्या होता है, मुनरी को पता था कि गोधन पंच लाइट जला सकता है। भैया मुनरी को तो हर एक बात गोधन बताया ही करता था और मुनरी को पता भी था कि गोधन पंच लाइट जला सकता है। वह बड़ी चतुराई से अपनी सहेली कनैली, मैंने पहले भी बताया आपको कि मुनरी की जो सहेली थी कनैली, जिसका नाम कनैली था, वह उसके माध्यम से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। यानी कि मुनरी कनैली से कहती है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है, यह बात आप पंचों तक पहुंचा दीजिए। पंच गोधन को जो है पुनः बिरादरी में शामिल करने के लिए मान जाते हैं और पंचलाइट को जला देता है। जो गोधन है वो पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होती हैं और गोधन को शाम के भोजन के लिए आमंत्रित करती हैं, इनविटेशन भेजती हैं। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं और खुशियां मनाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जो मुनरी थी उसको पता था कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। वह बड़ी ही चतुराई के साथ कनैली जो उसकी सहेली थी उसके माध्यम से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः बिरादरी में शामिल कर लेते हैं। अभी कोई भी कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो, अगर उस व्यक्ति के जो है उस व्यक्ति की वजह से आपका कोई भी काम अटक रहा है तो आप उस व्यक्ति को जरूर से मिलने की कोशिश करेंगे या बोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि उस व्यक्ति के कारण ही हमारा काम बन सकता है और उस व्यक्ति के कारण ही हमें सफलता मिल सकती है। तो इसीलिए उन पंचों ने क्या किया, गोधन को पुनः बिरादरी में शामिल कर लिया और गोधन जो था वो पंचलाइट को जला देता है और मुनरी की जो माँ थी गुलरी काकी वो प्रसन्न होती हैं और नाइट का जो है इनविटेशन भेजती हैं गोधन को कि हमारे यहाँ जो है रात में भोजन के लिए आ जाना। और पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं और खूब ही खुशियों के साथ उत्सव मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। बिल्कुल यहीं पे जो है आपका ये पंचलाइट कहानी का सारांश जो है ये खत्म होता है। बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है 24 फरवरी के दिन यही कहानी आपको देखने को मिल जाएगी, बहादुर कहानी और पंचलाइट कहानी। ये दो ही कहानी आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट हैं, इनको ही आप कंप्लीट कर लीजिएगा। यही आपको 24 फरवरी के दिन 5 नंबर दिलाकर जाएगा, ये मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए इसका उद्देश्य भी समझ लेते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य भी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी उद्देश्य भी पूछ देता है और ज़्यादातर जो है आपका सारांश ही पूछा जाता है। लिखा हुआ है पंचलाइट कहानी फरीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश को अत्यंत सुंदरता के साथ उभारा है। गांव के लोग जाति के आधार पर किसी प्रकार विभिन्न टोलियों में बट जाते हैं और ईर्ष्या, दृश्य और भावना से भरे रहते हैं। इन सब का बड़ा ही सुंदर यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है। इस कहानी में रेणु जी ने प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है और ग्रामीण परिवेश का वास्तविक चित्रण इस कहानी का उद्देश्य है। इसी के साथ रेणु जी ने यह सिद्ध किया कि आवश्यकता बड़े बड़े संस्कार और निदेश को अनावश्यक सिद्ध कर सकती है, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़े दोष को भी हटाया जा सकता है। मैंने आपको पहले ही भी बताया, इसमें इस उद्देश्य में एक यही बात अच्छी लगती है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़े दोष को भी हटाया जा सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप कि आपसे जो है किसी भी जिस व्यक्ति से आपका काम बनता है, जिस व्यक्ति से आपको जो है सफलता मिलती है, अगर उस व्यक्ति से आपकी चाहे जितनी भी लड़ाई हो, चाहे जितने भी आपका जो है कुछ भी हो, बड़ी से बड़ी लड़ाई हो, अगर आप जो है आप उस व्यक्ति से जो है आपका काम बनता है तो आप जरूर एक बार बोलेंगे उनसे, एक बार आप उस व्यक्ति को जरूर से जरूर मिलेंगे। यहाँ पे मैंने आपको पंचलाइट कहानी का उद्देश्य सारांश बताया और यहाँ पे बहादुर कहानी का सारांश और उद्देश्य आपको बताया है बहुत ही आसान से शब्दों में। तो इसे आप जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा।
क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट कहानी आपकी यही रहती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और 24 फरवरी के दिन आपको यही जो है कहानियाँ देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद जो है हम आपको जो पत्र हैं आपके इम्पोर्टेंट उनको भी करवाने वाले हैं, जो आपके महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश हैं, जो आपके साहित्यिक परिचय हैं, उनको भी हम बहुत ही सिंपल तरीके से आज के दिन ही देखेंगे। तो इन कहानियों को आप जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय